नमस्कार, मैं करुणा शंकर त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं द आउटलुक क्लासेस में। हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के। आज 12वां प्रैक्टिस सेट हमें सॉल्व करना है। चलिए बिना देरी लगाए आज का प्रैक्टिस सेट हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, ओके, मैं एक बारी पेन सही कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है भाई। तो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा मुझे लग रहा है इसको और थोड़ा कम कर दें, अभी ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, नित नव लीला ललित थानी गोलोक अजिर में रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में। इस पंक्ति में छंद कौन सा है आपको ये बताना है। तो आज के पहले दो प्रश्न ये जो हैं, और दूसरा भी मैंने छंद का ही रखा है। इसमें थोड़ी सी समानता है और इस समानता को आप पहचानेंगे कैसे, अलग कैसे करेंगे। मान के चलिए अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, यहाँ पर मैंने कोशिश किया है दो छंदों को एक्सप्लेन करने की जिसमें कुछ समानताएं हैं। चलिए क्या है वो मैं बताता हूँ आपको अभी। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मात्रा लगाते हैं कि कितनी मात्राएं आ रही हैं। तो नित नव लीला ललित, यहाँ पर एक यति मिलती है। यति का मतलब विराम या ठहराव होता है, रुकते हैं यहाँ पर छंद को पढ़ते समय। ठान गोलोक अजिर में रमत राधिका संग रास, यहाँ पर भी रति मिलती है, रास नहीं, यहाँ पर रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में। तो एक यहाँ पर यति है, ये संग के बाद में। चलिए एक बार इस पे मात्रा लगाते हैं। तो नित, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि मात्रा लगाते समय हमेशा स्वर के ऊपर मात्रा लगाई जाएंगी। ठीक, चलिए ये छोटी ई आ ना पर एक, फिर एक दो और दो, एक 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 दो, एक दो दो, एक 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 एक, और यहाँ पर दो लग जाएंगी। ध्यान दीजिए यहाँ में लगा हुआ है, में के साथ एक ही मात्रा भी है और अनुस्वार भी आया हुआ है। दोनों की दो दो मात्राएं बनती हैं, इसका मतलब चार नहीं लगाना है कतई। हमेशा केवल एक जो सबसे हायर होगी, सबसे ज़्यादा होगी, वही मात्रा लगा दी जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर केवल दो मात्राएं लगनी है। ठीक है, चलिए काउंट करते हैं एक बार। तो यहाँ पर दो दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10 और एक 11। इधर यति के पहले 11, दो एक 3, दो 5, दो 7, एक 8, 8 और 3 11, और 11 और 2 13। तो ये हो गई इधर 13 मात्राएं। ऐसे ही रमत में एक एक एक, दो एक दो, दो एक, दो एक एक एक, दो एक और एक एक एक, और यहाँ पर भी दो हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी मात्राएं एक बार काउंट करते हैं। तो 3 और 2 5, 5 एक 6, 6 2 8, 8 और 2 10 और एक 11। इधर 11 हो गई, और इधर 2 1 3, 2 5, 2 7, एक 8, 8 2 10, 10 और एक 11 और 2 13। इधर 13 मात्राएं हो गई। तो 11 और 13। अब चलिए विकल्प पे देखते हैं। विकल्प है दोहा, सोरठा, बरबय और रोला, ये इतने दे रखे हैं। तो दोहा और सोरठा में तो प्रथम मतलब विषम चरण में 11 और सम चरण में 13 मात्राएं होती, तो ये तो बिल्कुल होने से रहा। यहाँ सोरठा में होता क्या है, सोरठा में विषम चरणों में 11 और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। सेम वही कंडीशन यहाँ पर निकल रही है, 11 और 13। बरबय में 12 और 7 मात्राएं होती हैं। रोला छंद जो होता है उसमें भी 24 मात्राएं होंगी तथा 11 और 13 पर यति होती है। तो अब हम कैसे अंतर करेंगे कि कोई सोरठा है या फिर रोला लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका अंतर कैसे करेंगे। चलिए दूसरा वाला प्रश्न भी देखते हैं, आंसर मैं बाद में बता रहा हूँ। दूसरा वाला प्रश्न कहता है कि चलते लोग, यहाँ पर भी सेम, तो यहाँ पर भी मात्रा एक बार लगा देते हैं। तो एक एक दो, दो एक एक, दो एक। अब यहाँ दुर्जन शब्द है, ये देखिए दुर्जन में जा के साथ र आया हुआ है, र आधा है और उसके बाद जा है। ये हो गया संयुक्त व्यंजन, और संयुक्त अक्षर के पहले वाला ह्रस्व भी क्या हो जाता है, अपने आप दीर्घ हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए दुर्जन शब्द पे हमें मात्राएं लगानी है। मात्रा लगाएंगे तो दुर्जन क्या होगा, एक यहाँ पर छोटा हो, एक, सॉरी एक नहीं दो हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद संयुक्त आया हुआ है। चलो यार, चल ही नहीं रही, दुर्जन सेलेक्ट ही नहीं हो रही। एक मिनट रुकिएगा, पेन काम करना बंद कर रही है। चल जाओ यार, हाँ चल गई। इसको इरेज करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हो जाएंगी
दो मात्राएं और एक एक दो एक एक दो एक और दो हो जाएंगी। तो दो एक तीन, तीन दो पाँच, एक छः, छः एक सात, सात दो नौ और एक 10, क्या गलत गिन गए? दो और दो चार, चार दो छः, छः एक सात, सात एक आठ, आठ दो 10 और एक 11। इधर 11 मात्राएं निकल के आई विषम चरण में, और इधर दो दो चार, चार दो छः, दो आठ, आठ दो 10 और 10 और 3 13, इधर 13 निकल के आई। सेम इधर भी वैसे ही सेम निकलेगा। दो दो चार, एक 5, एक 6, 6 दो 8, दो 10 और एक 11, इधर 11 निकल के आई। दो एक तीन, तीन दो 5, एक 6, 7 दो 9, एक 10, 11 12 13, इधर भी 13 मात्राएं निकल के आई। तो अब यहाँ पर भी 11 और 13 है और ऊपर भी 11 और 13 है। तो सोठा और रोला इन दोनों में 11 और 13 मात्राएं होती हैं। कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, सोठा में जो रहेगा, सोठा में जो विषम चरण होते हैं, विषम चरण ये तुकांत वाले होते हैं। तुकांत मतलब जिसमें तुक हो लास्ट में। तुक का मतलब यहाँ ग्रामर की लैंग्वेज में, छंद की भाषा में ये होगा कि दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगेंगे। और रोला में जो विषम चरण में अंतिम वर्ण होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता इनके साथ, कोई कंडीशन नहीं होती है। अब यहाँ पर देखिए, जिन दोनों में, जिस छंद में विषम चरण का अंतिम शब्द तुकांत लगे, देखिए यहाँ पर कुचाल लिखा हुआ और बेहाल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? कुचाल और बेहाल। ये तुकांत है या नहीं है? आप सोच सकते हैं कुछ, तो ये तुकांत लग रहे हैं, बोलने में लास्ट में एक जैसा लग रहा है। अब ऊपर चलिए देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ है ललित और यहाँ क्या है? संग लिखा हुआ है। तो ललित और संग, ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये तुकांत नहीं है। तो अगर तुकांत नहीं है तो वो रोला होगा, और अगर तुकांत है तो वो सोरठा है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि रोला में और सोरठा में अंतर हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जिस विकल्प में सोरठा और रोला दोनों एक साथ दे रखे हों तो उसको थोड़ा सावधानी के साथ आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। यहाँ पर अलंकार कौन सा है? देखिए, हर एक चीज़ अगर आप शब्द बार बार मिल रहा हो, कोई लेटर या कोई वर्ण आपको बार बार मिल रहा हो, वहाँ पर आप अनुप्रास अलंकार तुरंत लगाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि यहाँ वर्णों की क्या होती है? आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति। अगर हम यही चीज़ क्या करें, अनुप्रास अलंकार के जब भेद देखते हैं तो उसके 5 भेद हैं, जिनमें से एक भेद है वृत्त्यानुप्रास, या एक मिनट, अंत्यानुप्रास जैसे एक भेद है, अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास अगर भेद हम देखें तो इसमें होता क्या है? अंत्यानुप्रास में लास्ट में राइमिंग पाई जाती है। राइमिंग का मतलब तुक वाले, तुकांत पाए जाते हैं अंत्यानुप्रास में। तो यहाँ पर देखिए, इन दोनों में तुकांत है, फेर और फेर लिखा हुआ है, इसका मतलब अनुप्रास हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। शब्दों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति भी हो रही है, जैसे माँ ना, माँ ना, माँ और ना आ रहा है, यहाँ भी माँ और ना आ रहा है। तो इस तरीके से इसमें एक अलंकार अनुप्रास का ही भेद है। छेका अनुप्रास वो भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्वरूपतः और क्रमशः वर्णों की आवृत्ति बार बार होती, तो आप सोचो ये अलंकार हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। आप देखो और भी विकल्प देखो। सबसे पहले आप तुरंत अनुप्रास मत लगा दिया करिए, क्योंकि ज़्यादातर में आपको अनुप्रास मिल जाएगा, कोई ना कोई 5 भेद में से कोई ना कोई मिल जाएगा, तो इसको बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पर देखिए, यमक अलंकार होता क्या है? शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार होगी और वहाँ पर अलग अलग अर्थ देगा। तो ये मन का शब्द 2 बार आया हुआ है, तो मन का शब्द 2 बार है, तो यहाँ पर अगर दोनों अर्थ अलग अलग हैं तो यमक होगा। ठीक, श्लेष में एक से अधिक अर्थ देता है कोई एक शब्द, तो श्लेष तो इसमें है नहीं, कोई भी एक से अधिक नहीं दे रहा है। पहले अब इसका अर्थ समझते हैं। माला फेरत जुग भया, मतलब माला फेरते हुए, मतलब मोतियों की माला जो हम फेरते हैं या मोती की माला जपते हैं, एक उद्देश्य होता है हमारा कि पुण्य का काम है। ठीक है, तो अगर एक बहुत समय आपको बीत चुका है मन का फेरते हुए, मतलब माला फेरते हुए, लेकिन उसका कोई आपको मन मुताबिक परिणाम नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है आप कहीं गलत विधि अपना रहे हो या गलत आपका ध्यान भंग हो इधर उधर।
तो यहाँ पर कहता क्या है दूसरी लाइन में कि कर का मन का डार दे। कर मतलब हाथ, हाथ का मन का मतलब आपके हाथ में जो मोतियों की माला है उसको छोड़ दो। मन का फेर, मन का मतलब मन की जो भावनाएं हैं जो इधर उधर हैं, जो उधर उधर भटकी हुई हैं, इधर उधर घूम रही, उसको आप सही करो, उसकी जो भावनाएं उनको आप फेरो। ठीक, तब हो सकता है अगर आप मानसिक और रूप से और अगर अपने मन वचन कर्म से शुद्ध हो जाएंगे तो हो सकता है ये माला फेरने की जरूरत ही ना पड़े आपको। तो यहाँ पर क्या है, मन का, इस पहले वाला मन का ये मोतियों की माला का रेफरेंस दे रहा है, और दूसरा वाला जो मन का आया हुआ है ये मन की जो भावनाएं होती है उनको बता रहा है। तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, मुहावरों के अर्थ का कौन सा युग्म अनुचित है, मतलब गलत वाला आपको बताना है। तो कागज की नाव होना, इसका मतलब बहुत हल्का होना। कान कतरना मतलब बहुत चतुराई दिखाना। कंचन बरसना मतलब चारों ओर से खूब धन मिलना। एक लाठी से हाँकना, सबसे एक जैसा व्यवहार करना। अब इसमें आपको देखना है कि कौन सा वाला गलत है। तो सब एक लाठी से हाँकना मतलब सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, ये एकदम सही है। ठीक है, दूसरा है कंचन बरसना मतलब चारों ओर से खूब धन मिलना, ये भी सही है। कान कतरना बहुत चतुराई दिखाना, ये भी सही है। कागज की नाव होना बहुत हल्का होना नहीं होता है, इसका मतलब होता है क्षणभंगुर। क्या होगा, क्षणभंगुर हो जाएगा इसका मतलब। क्षणभंगुर मतलब क्षण भर में नष्ट होने वाला। कागज की नाव अगर पानी के संपर्क में आएगी तो उसको नष्ट ही होना है तुरंत। तो ये कागज का नाव होना मतलब बहुत जल्दी कोई नष्ट होने वाली चीज़ हो उसको बताते हैं। हल्का रेफरेंस बिल्कुल भी नहीं होता है। चलिए पांचवा, इसमें इसका मतलब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, वाक्यांश के लिए एक शब्द का कौन सा युग्म अनुचित है। अंकस्थ, अंक में आया हुआ, इसको अंकस्थ बोलते हैं। अंक में शयन करने वाली अंकशायी कहलाती है। अंक में शयन करने वाली अंकशायिका कहलाती है। और अंडे से जन्म लेने वाला अंडज कहलाता है। तो ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प गलत है, गलत वाला, अनुचित वाला ढूंढना है। क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान जरूर रखिए, कोई निगेटिव प्रश्न तो नहीं दे रखा है। तो अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, ये एकदम सही है, अंडज कहलाता है। अंक में शयन करने वाली अंकशायिका नहीं कहलाती है, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। अंक में इसको बोलते हैं, अंक में शयन करने वाली को अंकशायनी, अंकशायनी बोला जाएगा। तो ये सही होगा, ये गलत लिखा हुआ है। तो बाकी दोनों ऊपर सही है, एकदम इंपॉर्टेंट है चारों के चारों, इनको आप ध्यान रखिएगा। तो एक तो ये हो गया। अगला छठा क्वेश्चन आज का देखते हैं। यहाँ पर है, मैं तो यहाँ हूँ, इस जो रचना के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। तो पहला ये ऑप्शन है रामदरस मिश्र, दूसरा विकल्प है शिव शंकरी और शरण कुमार और वासुदेव मोही। ये चार विकल्प आपके सामने है, इसमें से आपको बताना है तो कौन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, इसके बारे में मैं पहले बता दे रहा हूँ कि जो सरस्वती सम्मान होता है, सरस्वती सम्मान, इसमें आपका एक टॉपिक भी है हिंदी में, जो सम्मान और पुरस्कार होते हैं वो सरस्वती सम्मान। तो 2021 का जो सरस्वती सम्मान है वो इसी रचना के लिए मैं तो यहाँ हूँ को दिया गया है। किसको, रामदरस मिश्र को दिया गया है। तो यहाँ पर ए वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट रचना है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। और बढ़ते हैं हम अगले विकल्प की तरफ, देखते हैं क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है, सातवां प्रश्न है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म अनुचित है। यहाँ पर भी गलत वाला ही आपको ढूंढना है। तो पहला विकल्प है इसमें जुलाहा का जुलाहिन। तो जुलाहा का जुलाहिन सही है कि गलत है, ये बताना है आपको। लुहार का लुहारिन, कुम्हार का कुम्हार, कुम्हार लिखा हुआ कुम्हारी होना चाहिए, कुम्हार का कुम्हारी, क्षत्रिय का क्षत्रिया। तो इसमें से कौन सा गलत है ये आपको ढूंढना है, इसको सही कर लेना। कुम्हार का कुम्हारी यहाँ पे होना चाहिए था, गलत हो गया। तो जुलाहा का जुलाहिन ये एकदम सही लिखा हुआ है। लुहार का लुहारिन ये भी सही है, कुम्हार का कुम्हारी होता है। क्षत्रिय का क्षत्रिया ना होकर के छत्राणी होता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद रखना, वर्तनी दोष में भी ये आ सकता है। तो छत्राणी डी विकल्प आपका सातवें का एकदम सही होगा। आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द आपको बताना है, कौन सा शब्द बहुवचन है। कक्षा, क्रोध, वर्षा, होश। ये चारों के चारों विकल्प मैंने सोच समझ के रखे हैं। हो सकता है आपके दिमाग में आए
कि कक्षा में एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो ये बहुवचन होगा, नहीं। कक्षा में भले एक से ज़्यादा होते हैं लेकिन कक्षा एक ही होती है, तो कक्षा शब्द क्लास ये क्या हो जाएगा, ये एक वचन में है। ऐसे ही क्रोध शब्द ये भी एक वचन में है, वर्षा शब्द ये भी एक वचन में है। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं, एक वचन में है। तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इस चीज़ को आप नोट कर लो, अभी से मैं बता रहा हूँ। ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं पक्का। ये एक वचन, तो एक वचन शब्द है। तो होश शब्द ही क्या है, बहुवचन है। इसको आप आराम से वाक्य में प्रयोग करिए और समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कहें कि मेरे या मेरा होश उड़ गया, ऐसे बोल दें, मेरा होश उड़ गया, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बोलते क्या है, मेरे होश उड़ गए। अब देखिए यहाँ पर बहुवचन की क्रिया लग रही है इसके साथ में, इसका मतलब क्या है, ये शब्द क्या है, बहुवचन में जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको देखना है, कौन सा सही है। इसका मतलब इसमें से 3 गलत हैं, 3 कौन से गलत हैं वो देखते हैं। इति पूर्व या पितृण या राजनैतिक या शिरः पीड़ा। अब इसमें से आपको बताना है। तो इति पूर्व है, ये गलत लिखा हुआ है, ये है गलत। ये होता है इतः पूर्व। क्या होगा, इतः पूर्व। इसको आप ध्यान में रखिएगा, इतः पूर्व होता है, पितृण नहीं होता है, पितृण नहीं। इसको या तो आप पितृ प्लस ऋण लिखिए, तो प्लस तो लगाएंगे नहीं क्योंकि शब्द एक ही लिखना है। तो या तो पितृ और ऋण लिखाओ, या तो इन दोनों की जब संधि होती है, दोनों शब्द अलग अलग हैं, तो री और री दोनों में आया हुआ है। यहाँ पर देखिए री है, यहाँ पर भी री है, तो ये दोनों जुड़ करके संधि के नियमानुसार दीर्घ री बना लेते हैं। तो ये पितृण भी लिखा हो सकता है, एक बार घुमाएंगे एक री, दूसरी बार तो दीर्घ री, और ये अड़ा, तो पितृण। चूंकि ये हिंदी में नहीं होता है इसलिए हो सकता है शायद आपको ये शब्द ना लिखा हुआ मिले, या मिल भी सकता है। तो या तो पितृण लिखा हो, पितृ ऋण लिखा हो, या तो पितृण लिखा हो, तब सही माना जाएगा। तो ये गलत है। अगला देखते हैं, राजनैतिक। इक प्रत्यय लगा हुआ है, और इक प्रत्यय लगाने के बाद जो स्वर होता है शुरुआत वाला वो दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर मूल शब्द क्या है, राजनीति। मूल शब्द राजनीति है, और राजनीति में जब इक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, राजनीति ही बनेगा। कारण क्या है, क्योंकि इक प्रत्यय लगाने से बड़ा आ जो है यहाँ वो दीर्घ होगा, और दीर्घ होकर के क्या बड़ा आ ही बनेगा, तो वो पहले से ही लिखा हुआ है। इसका मतलब राजनीति सही होगा, राजनैतिक गलत लिखा हुआ है। आया समझ में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपके दिमाग में आए कि नीति में नैतिक इक प्रत्यय लगाएंगे तो नैतिक बनेगा, ऐसा नहीं है। नीति बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, लेकिन वो अलग शब्द है। जब नीति लिखा हो प्लस इक लिखा हो तब नैतिक, लेकिन राजनीति मूल शब्द है, इक प्रत्यय लगाएंगे तो राजनीति बनेगा। सिरा पीड़ा एकदम सही लिखा हुआ, इसका मतलब डी विकल्प आपका सही है। चलिए 9 नंबर हो गया। 10 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा है, क्या भ्रातागण या मंत्रिमंडल या सहस्त्र या सहिष्णु, कौन सा सही लिखा हुआ है ये आपको ढूंढना है। शुद्ध वर्तनी, तो भ्रातागण एकदम गलत लिखा हुआ है, भ्रातृगण होता है, भ्रातृगण। और गण लगा हुआ है तो गण का मतलब बहुवचन के सेंस में होता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है कि गण, वर्ग, जन, लोग, ये सब लगा करके शब्द का हम बहुवचन बना देते हैं। भ्रातृ मतलब भाई, एक भाई, भ्रातृगण मतलब एक से अधिक। मंत्रिमंडल ये एकदम सही लिखा हुआ है, इसका मतलब बी विकल्प सही है। सहस्त्र, ये पता है क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सा फिर हा आधा सा और उसके बाद त्रा, सहस्त्र लिखा हुआ है, और ये गलत। क्या होना चाहिए यहाँ पर, सहस्त्र होना चाहिए। सा के नीचे रा लगता है और ये सही लिखा हुआ। सहिष्णु ये भी गलत लिखा हुआ है, सहिष्णु होता है हा पर छोटी ई की मात्रा और सहिष्णु होगा। ठीक, चलिए 10 नंबर प्रश्न पे हो गया। 11 नंबर, शुद्ध वाक्य का चयन करिए, इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो सही लिखा हुआ है। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, इस समस्या का निराकरण उसके पास है, हिंदी के प्रचार में आज बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा है। आपको इसमें से सही विकल्प बताना है, तो एक एक करके देखते हैं सेंटेंस। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, ये एकदम गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर के दिन नहीं होना चाहिए। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, तब ये सही होगा। इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है।
दूसरी लाइन है, इस समस्या का निराकरण उसके पास है। ध्यान रखना, जब समस्या होगी तो उसके साथ निराकरण शब्द का प्रयोग ना करके समस्या के साथ समाधान शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये भी सेंटेंस गलत लिखा हुआ। हिंदी के प्रचार में आज भी बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, ये एकदम सही लिखा, तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा है, यहाँ उनका ना हो करके उनके लिखा होगा, तो ये सेंटेंस भी गलत है। ठीक, उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा है, अब ये सही माना जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, पर्यायवाची का कौन सा युग्म गलत है, ये आपको बताना है। तो अग्नि की पर्यायवाची लिखी हुई है, अग्नि मतलब आग, तो कृषाणु, हुताशन, अरुण, वायुसखा या वायुसखा लिखा हो सकता है, तो ये एकदम सही है। चारों के चारों इसमें सही लिखे हुए। अर्जुन को कौन्तेय, गुडाकेश, धनंजय, सव्यसाची, ये भी एकदम सही लिखा हुआ है। आंख को अक्ष, अंबक, चख, दृग, ये भी सही लिखा हुआ है। असुर को कांतार, नहीं ये कांतार नहीं होता है, कांतार ना होकर के ये कांतार पर्यायवाची है जंगल का, कांतार जंगल का पर्यायवाची है। दनुज, जातुधान, सुरारी, हाँ बाकी तीनों सही हैं, इसका मतलब डी विकल्प गलत लिखा हुआ है। चारों इसमें सही नहीं है, कांतार गलत होता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। 13 है, द्विज का अनेकार्थी नहीं है। कौन सा ऐसा है जो द्विज का अर्थ नहीं देता है? द्वितीय, पक्षी, ब्राह्मण, दांत, तो इसमें से बाकी सारे सही हैं, ये वाला द्वितीय नहीं होता है, द्विज का मतलब द्वितीय नहीं होगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न कहता है, सड़क के दाएं चलो वाक्य में दाएं शब्द क्या है? अब आपको बताना है दाएं शब्द क्या है इसमें। सड़क के दाएं चलो, क्या यह विशेषण है, संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है या क्रिया विशेषण अव्यय? क्रिया विशेषण है, तो विशेषण तो हो नहीं सकता। कारण यह है कि विशेषण या तो संज्ञा की विशेषता बताएगा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा। ठीक, तो इस वाक्य में सड़क है संज्ञा, तो सड़क की विशेषता तो बता नहीं रहा, इसका मतलब ये विशेषण नहीं है। संबंध बोधक अव्यय का काम होता है किसी व्यक्ति या वस्तु या व्यक्ति के स्थान की सूचना देता है, के स्थान की सूचना ये देगा कि मतलब कोई चीज़ है कहाँ पर वो बताएगा, तो वो संबंध बोधक होता है। यहाँ पर दाएं शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान का बोध नहीं करा रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत। समुच्चय बोधक अव्यय जो होता है उसका काम होता है किसी शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों को या वाक्यांशों को या वाक्यों को, इनको जोड़ने का काम करता है समुच्चय बोधक अव्यय। तो यहाँ पर ये भी काम नहीं हो रहा है। अब ये क्या बचा, क्रिया विशेषण, तो यही सही होगा। कैसे है? अब क्रिया विशेषण क्या होता है, वो क्रिया की विशेषता बताएगा। अब क्रिया की विशेषता ये है, अब कैसे हम पता करते हैं कौन सा क्रिया विशेषण है? तो यहाँ मैंने क्रिया विशेषण पता करने के लिए बताया था कि क्रिया के साथ कब, कहाँ, कैसे और कितना, ये जब हम प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर मिलेगा वो क्रिया विशेषण होगा। इसका मतलब ये जो दाएं शब्द है ये क्या है, क्रिया विशेषण है। कहाँ चलो, दाएं चलो, इसका मतलब दाएं क्या है, क्रिया विशेषण। ओके, चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। या वर्ण है, या वर्ण क्या, अल्प प्राण घोष है, अल्प प्राण अघोष, महाप्राण घोष, महाप्राण अघोष। या वर्ण है अंतस्थ, और अंतस्थ के लिए और स्वरों के लिए मैं एक लाइन बार बार चिल्ला रहा हूँ कि जो स्वर और अंतस्थ होते हैं वो अल्प प्राण घोष होते हैं। क्या होंगे, अल्प प्राण घोष, या हम कहते हैं अल्प प्राण सघोष। ए विकल्प सही हो जाएगा, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है, अयादि संधि का उदाहरण है। इसमें से आपको अयादि संधि का उदाहरण बताना है, तो एक एक करके देखते हैं। सत्येंद्र, ये हो जाएगा सत्य प्लस इंद्र। अब बना क्या, सत्य प्लस इंद्र, और इसका मतलब इसमें छोटा आ के बाद छोटी ई जुड़ी हुई है, और बन क्या रहा है, ए। ठीक है। भावुक, भव प्लस उक होता है भावुक, और यहाँ पर बन क्या रहा, औ के साथ में छोटा ऊ जुड़ रहा है, और बन क्या रहा है, आओ। ठीक।
उद्धरण, उत प्लस हरण, ठीक। और ये क्या बन रहा है, इसमें जुड़ क्या रहा है, ता जुड़ रहा है, ता के बाद हा जुड़ रहा है, और बना क्या इसकी जगह पर, दा और धा, ये बना। रोगोपचार, रोग प्लस उपचार, और बना क्या, मतलब क्या मिला, छोटा आ के साथ छोटा ऊ जुड़ा है और बन गया है ओ। तो अब इसमें बताना है आपको अयादि संधि। अयादि संधि होती क्या है, ए, अय, ओ, औ, इनके बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है प्लस असमान स्वर, तो बनता क्या है, अय, आय, अव, आव, ये बन जाता है। अब आप खुद ही सोचिए, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। भाव प्लस उक, भावुक, ये भावुक अयादि संधि का उदाहरण है, बाकी सारे के सारे गुण संधि के हैं। चलिए 17 नंबर, मुझसे सर्दियों में नहीं नहाया जाता, ये वाक्य आची किस वाच्य का है, ठीक, ये आपको बताना है किस वाच्य का वाक्य है। कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य या भाववाच्य है। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है, अगर इस वाच्य को पहचानना है तो दो तरीके हैं, या तो आप कर्म पहले पता कर लो, या तो पहले हम क्या देख लें, विभक्ति देख लें कर्ता के साथ। तो यहाँ पर कर्ता के साथ से लगा हुआ है, से लगा हुआ, इसका मतलब कर्ता किस में है, तृतीया में है। और अगर कर्ता तृतीया में है तो वो वाच्य कौन सा होगा, या तो कर्मवाच्य है उसमें कर्ता तृतीया में होता है, या भाववाच्य में, कर्मवाच्य में या भाववाच्य में। अब दोनों को अलग अलग कैसे करेंगे, अगर कर्मवाच्य का वाक्य होगा तो उसमें कर्म आएगा, और अगर भाववाच्य का वाक्य है तो उसमें कर्म नहीं आएगा। अब कर्म की पहचान क्या करनी है, क्रिया ढूंढो पहले। तो क्रिया जब हम ढूंढते हैं तो इसमें नहाया जाता है क्रिया, क्या नहाया जाता, आंसर नहीं मिल रहा, आंसर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, कर्म नहीं है, और अगर कर्म नहीं है तो वाक्य भाववाच्य में जाएगा। पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि कैसे पहचानना है कि किस वाच्य का वाक्य है। उम्मीद करते हैं अप्लाई करना आपको आ गया होगा और कैसे हम पता कर लेंगे। चलिए 18 नंबर प्रश्न, गोपाल शब्द में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। तो गोपाल तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या बहुव्रीहि। तो गोपाल में गो मतलब गाय, गाय को पालने वाला, गाय को पालने वाला क्या कहलाएगा, गोपालक कहलाएगा। तो अब इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास में होता क्या है, वहाँ पर विभक्ति चिन्ह होती है। तो कर्मधारय में विशेष से और विशेषण का, विशेषण या विशेष से, या हम कह सकते हो दोनों पद विशेषण हो, इनका संबंध होता है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। द्वंद्व समास, ये दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद एक दूसरे के या तो पूरक होंगे या विपरीत होंगे, तो इन दोनों में से भी कोई नहीं होगा। बहुब्रीहि समास है इसमें, गोपालक में क्या होगा, बहुब्रीहि समास, क्योंकि एक तीसरा अर्थ निकलता है गाय को पालने वाला, और ये भगवान कृष्ण के लिए कहा गया है गोपाल, ठीक है, गाय को पालने वाला ये गोपालक कहलाता है, और ये शब्द जो है यूज किया गया है भगवान कृष्ण के लिए, तीसरा अर्थ देता है। चलिए कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है, बाकी सारे क्या हैं, कर्मधारय के हैं, 3 ऑप्शन इसमें से। तो खगेश, परमाणु, अध्पका और रुड़ंत स्त्री, तो ये तीनों जो हैं ये कर्मधारय हैं, कर्मधारय हैं, इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध है। खगेश जो है ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण, बहुव्रीहि समास का उदाहरण, इस तरीके से इसमें ए वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समास अन्य 3 से भिन्न है, कुंभकार, सरोज, धर्मज्ञ, मुरारी, ये बताना है आपको। तो इसमें कुंभकार जो है उसमें कौन सा होगा, सरोज और धर्मज्ञ, इसमें से बताना है। तो कुंभकार इसमें तत्पुरुष है, तत्पुरुष समास, सरोज इसमें भी तत्पुरुष है, धर्मज्ञ इसमें भी तत्पुरुष है, मुरारी ये बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास। अब आप खुद लगाइए अंदाजा कि ये 3 क्या हैं, एक जैसे हैं, डिफरेंस वाला आपको देखना था, डिफरेंट जो होगा तो वो मुरारी होगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुर्तगाली शब्द नहीं है। तो बाल्टी ये पुर्तगाली है, तोप ये तुर्की शब्द है, तुर्की भाषा से लिया गया, तो इसका मतलब चाकू और तंबाकू भी क्या है, पुर्तगाली शब्द ही है। तो बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, तोप शब्द पुर्तगाली नहीं है, तुर्की है।
22 नंबर, ओखली में सिर देना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ओखली में सिर देना इसका मतलब कठिन कार्य करना? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। व्यर्थ का कार्य करना, ये भी नहीं होता है, व्यर्थ का काम नहीं है। झगड़ा करना, ये भी नहीं। जानबूझकर विपत्ति में फंसना, ये एकदम सही है। कोई चीज़ जब हम जानबूझकर विपत्ति ले लेते हैं अपने सिर पे, तो उसके लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है कि ओखली सिर में देना। ओखली में सिर देना, उल्टा बोल गए। विलोम शब्दों का कौन सा युग्म अनुचित है? ये गलत वाला आपको ढूंढना है। तो ह्रास का विकास, ये एकदम सही। अथ का इति, ये भी सही लिखा है। अनुज का सनुज नहीं, सनुज नहीं होता है, अनुज का होता अग्रज है, अग्रज। और अज्ञ का विज्ञ, ये भी सही लिखा हो। तो इस तरीके से सी वाला विकल्प 23 नंबर क्वेश्चन में सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। भूप साहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरत न टारा, इसमें अलंकार कौन सा है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अलंकार, जब तक आप अर्थ निकालना नहीं आएगा आपको, अलंकार जल्दी समझ नहीं पाओगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अपना शब्दकोश उम्मीद करेंगे, आप मजबूत करेंगे, तो जितने ज़्यादा शब्दों के अर्थ आपको पता होंगे उतने ही आपको आसानी होगी अर्थ को निकालने में। और जब अर्थ निकाल लेंगे तो वहाँ पर अलंकार समझ में आ जाएगा। मैं एक बार आपको बताता हूँ अन्योक्ति अलंकार क्या होता है। जब कोई बात मेरे सामने नहीं है और कोई बात सामने है, मतलब दो कंडीशन बने, तो पहली बात जो मेरे सामने है उस चीज़ को समझाने के लिए जो सामने नहीं है उसका प्रयोग करूँ। मतलब ये हुआ कि जब प्रस्तुत का बोध कराने के लिए अप्रस्तुत का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे कोई काम गलत कर रहा हो कोई व्यक्ति, और उसको डायरेक्टली हम ये ना टोकें कि तुम गलत कर रहे हो, उसको कोई दूसरी चीज़ मैं बता दूं और टोंट मार दूं, टोंट मतलब कह सकते हो आप व्यंग्य कस दूं उसके ऊपर, तो वहाँ पर क्या होगा? अन्योक्ति अलंकार होगा। अतिशयोक्ति में क्या होता है? किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति होता है। विभावना अलंकार, जहाँ पर कारण तो है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। भ्रांतिमान, जब उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए, भूलवश किसी दूसरी वस्तु को हम कोई दूसरी वस्तु समझ लें, तो वहाँ पर भ्रांतिमान होता है। अब इसका एक बार अर्थ देखते हैं इस लाइन का। भूप साहस 10 एक ही 12, साहस मतलब सहस्त्र वाला लिया गया है, 1000 वाला, तो 10,000 यानी कि 10,000। तो भूप मतलब राजा, तो 10,000 राजा एक साथ मिलकर के एक ही बार में लगे उठावन टरत नटारा, उठाने लग जाते हैं किस चीज़ को? ये जो वर्णन है ये माता सीता के स्वयंवर का है। तो वहाँ पर जब सारे राजा आ करके धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, चूँकि माता सीता के स्वयंवर के लिए शर्त रखी गई थी कि जो भगवान शिव का धनुष रखा हुआ है, जो उसको उठा करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। ध्यान रखिएगा, प्रत्यंचा चढ़ाने की बात मतलब उस रस्सी को बांधने की बात की गई थी। बहुत सारे लोग के दिमाग में ये बात बसी हुई है कि धनुष को तोड़ने की बात कही, नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रत्यंचा चढ़ाने की बात करी गई थी। तो होता क्या है, वो कई लोग वहाँ पर मिल करके मतलब आते हैं और मिल करके उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सब अलग अलग उठा रहे थे, उठ ही नहीं रहा था सबसे। तो 10,000 राजा लगभग एक साथ मिल करके उस धनुष को उठाने की कोशिश करते हैं और वो हिलता तक नहीं है उनसे। तो ये बात क्या है? अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति कैसे है मैं ये बता रहा हूँ। मतलब धनुष क्या होगा, उसकी एक कोई आकार आकृति होगी, इतना बड़ा तो होगा नहीं कि 10,000 लोग एक साथ उसको पकड़ लें। तो वो क्या है? वो अतिशयोक्ति है। मतलब एक कोई वस्तु को 10,000 के सामने धनुष तो छोटा ही रहा होगा, उस छोटी सी वस्तु को अब 10,000 लोग एक साथ पकड़ ही नहीं सकते। ये क्या है? अतिशयोक्ति है। अतिशय प्लस उक्ति, अतिशयोक्ति हो जाएगा। 24 में बी विकल्प सही है। 25 नंबर देखते हैं। रश्मिरथी के रचनाकार हैं, कौन है? मैं आपको बता दूं, रश्मिरथी बहुत ही जबरदस्त रचना है, इसमें महाभारत का वर्णन किया गया है। इसको आप एक बार जरूर पढ़िएगा, मेरे कहने से। आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है, गूगल करिए आपको मिल जाएगी, या तो एक छोटी सी किताब आती है, ज़्यादा महंगी नहीं आएगी, उसको आप पढ़िए। एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, मन करता रहेगा पढ़ते जाएंगे। और ये रचना बहुत फेमस है और ये है दिनकर जी की। ठीक, रामधारी सिंह दिनकर जी की ये रचना है। तो एक बार आप मेरे कहने से जब भी आप फ्री हों तो रश्मिरथी पढ़ के देखिएगा, आपके रोए न खड़े हो जाएं तो मुझे बताइएगा आप। ये 25 क्वेश्चन की श्रृंखला थी आज आपके सामने। थोड़ा स्वास्थ्य मेरा सही नहीं था, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा लंबा बना नहीं पाया प्रैक्टिस सेट। तो कल बारिश की वजह से कल वाला प्रैक्टिस सेट गया भी नहीं, एक दिन गैप हो गया, और उसी बारिश में थोड़ा भीग गया मैं, तो मुझे बुखार आ गया था, उसकी वजह से मैं ये प्रैक्टिस सेट नहीं बना पा रहा हूँ।
तो ये लेट भी हुआ मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने में। तो आज तारीख है 8 और 8 कह रहे हैं, 8वां महीना चल रहा है, 11 तारीख। तो 11 जुलाई को ये आज आपका प्रैक्टिस सेट 12वां था। तो कैसा रहा प्रैक्टिस सेट ये ज़रूर बताइएगा आप और कमेंट करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितना मेहनत मैं करता हूँ उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उतनी ही मेहनत करेंगे। ठीक है।